तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रूबिक से रिलेटेड मैटर हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसमें रूबिक कन्वर्जन्स के लिए हम लोगों को ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। ट्रांसलेटिंग और पेशेंट की भाषा को, रोगी की भाषा को ट्रांसलेट करते समय में उसका निष्कर्ष निकालते समय में हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इस विषय पर आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सो टॉपिक है आपका ट्रांसलेटिंग द पेशेंट्स लैंग्वेज। नाउ ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है टू परसीव द पेशेंट लैंग्वेज फॉर यूज एट रिपोर्टरी रूब्रिक सिलेक्शन। रूब्रिक सिलेक्शन के लिए जो हम पेशेंट की भाषा का इस्तेमाल करेंगे वही इस आज के विषय का है। तो पेशेंट का लैंग्वेज को ये कहने का मतलब कि पेशेंट के लैंग्वेज को रूब्रिक्स में बदलने के लिए, रूब्रिक सिलेक्शन का चॉइस के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या करना होगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छा है, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज सेट्स यू इन ए कॉरिडोर फॉर लाइफ। कोई लैंग्वेज में जिंदगी के एक कोना में रहते, एक भाषा में होते हैं और दूसरी लैंग्वेज में जब जाते हैं तो वह दूसरी दुनिया हो जाती है। यह फ्रैंक स्मिथ बड़ा अच्छा कहा है, वन लैंग्वेज सेट्स यू इन ए कॉरिडोर फॉर लाइफ। एक ही कोना में रहने देगा, लेकिन जब आप दो लैंग्वेज या दो से अधिक लैंग्वेज जानते हैं तो ओपन एवरी डोर अलोंग द वे। आपके पास में कई एक रास्ते खुल जाते हैं, कई एक दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए भाषा जो है तो हम लोगों को हमेशा सीखते रहने का, दूसरे के भाषा को समझने का प्रयास करते रहना हम लोग के लिए आवश्यकता है, जिंदगी के लिए और पढ़ाई के लिए और एप्लीकेशन के लिए। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज until you understand at least। एक भाषा को समझने के लिए कहते हैं कि एक अपनी भाषा भी आप ठीक से नहीं समझ पाओगे, जबकि दो भाषा को आप नहीं पढ़ सकते समझते। इसलिए दो भाषा का ज्ञान तो आपको अवश्य होना चाहिए अपने लाइफ के लिए और सिचुएशंस के लिए। ट्रांसलेशन क्या होता है? अनुवाद करना, है ना। द ट्रांसलेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज। मतलब जो सोर्स लैंग्वेज है, जिस भाषा से उसको कर रहे हैं उसको सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, और जिस भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसके अर्थ को बदलना, माने उसके भाव को उसको ट्रांसफर करना, इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि जो पूरे भाव के साथ में, शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता है, भावनाओं का ट्रांसलेशन होता है। उस सेंटेंस में, उस कम्युनिकेशन में, उस संचार में क्या भावना छिपा हुआ है, उसको हम लोगों को वहां पर ले जाना है। शब्द को ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि शब्दों का जो है सो लिमिटेशन होता है। शब्द हर एक लोगों का अपना आइडेंटिफिकेशन बनता है, इसलिए शब्द का ट्रांसलेशन हम लोग नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग भावनाओं को ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेशन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन इज टू कन्वे द ओरिजिनल टोन एंड इंटेंट ऑफ द मैसेज। मूल टोन है उसका और उसका जो भावना है वो उसको ट्रांसलेट है, टेकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल एंड रिलीजन डिफरेंसेस बिटवीन द सोर्स एंड द टाइप। और जब आप ट्रांसलेट करते रहते हो तो उस समय एक चीज का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस संस्कृति का, किस रीजन का है ना। तो और किस रीजन में आप कर रहे हो। अगर आप हिंदी से बांग्ला में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बांग्ला में उस भावना को क्या किया जाता है, इसलिए दूसरी भाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ट्रांसलेशन करने के लिए दो भाषा का आपको ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे, और भाषा का ज्ञान के लिए उस जिसके लिए वह यूज किया जाता है उसके कल्चरल बैकग्राउंड और रीजनल डिफरेंसेस को हमको समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशन हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर सेंचुरी। हम लोग सभ्यता से ट्रांसलेशन अभी तक ट्रांसलेशन करते चले आए हैं, अपने
शब्दों के बिना शब्द के भी, शब्द के साथ भी, और जो कि हम लोग शुरू में तो ये आवाज की भाषा थी, अब रिटन लिटरेचर की भाषा भी ट्रांसलेशन होने लगा। तो ट्रांसलेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ वर्ड, है ना। ट्रांसलेशन जो है तो कि वर्ड का नहीं, इट इज ए मैटर ऑफ मेकिंग इंटेलिजिबल ए होल कल्चर। पूरी संस्कृति, पूरी भाषा ट्रांसलेट करने को हम लोग इसके पीछे में भाव छिपा हुआ होता है। तो ट्रांसलेशन केवल वर्ड नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ मेकिंग इंटेलिजिबल ए होल कल्चर, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। तो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, है ना। आज इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप जिस चीज को हैंडल करने जा रहे हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको मिल जाए, एग्जैक्ट भाव उसको समझ में आ जाए, तो आपके लिए दवा का सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। और सोर्स ऑफ लैंग्वेज हैज टू बी कम्युनिकेटेड इन मोस्ट एक्यूरेट वे। लैंग्वेज का जो सोर्स है उसको एक्यूरेट वे में होना चाहिए। और इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड एस्पेक्ट व्हाट वी परसीव इन आवर पर्सपेक्टिव। इंटरप्रिटेशन क्या है? जो आप बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको आप क्या समझ रहे हो, है ना, उसको क्या समझ रहे हो, उसका क्या अर्थ निकाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थ निकालना एक इंपॉर्टेंट बात होता है, और अर्थ निकाल करके ही वही चीज को तो दूसरे में आप ट्रांसलेट करोगे ना। इसलिए उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन करने के लिए उसके भाव को इंटरप्रेट कर लेना एक आवश्यक अंग होता है, माने कि प्राइमरी स्टेज होता है उसके भाव को ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसको हम लोगों को दिमाग में अच्छी तरह से ख्याल में रखना चाहिए। स्कोप ऑफ लैंग्वेज चैलेंजेस, है ना, इसकी भाषा की चुनौती क्या क्या है? प्रोवाइडिंग ए फ्री फ्लो एक्यूरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम। फ्री फ्लो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसको हमको कम्युनिकेट करना है। कोर प्रिंसिपल underlies all communications. Human communicate symbolically. Even the language people speak, write or sign are their essence symbol. हम जो भी चीज को करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसके अंदर में हमारा एक सिंबल छिपा हुआ होता है, हमारा एक भाव छिपा हुआ होता है। उसको कहने के लिए उस भाव को समझना जरूरी होता है। पेशेंट हमको जो बात कर रहा है उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लैंग्वेज को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा जरूरी है, रिक्वायर मच मोर अटेंशन देन व्हाट ऑकर्स व्हेन पीपल स्टेट दैट नीड, है ना। उस समय में हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आवश्यकता के समय में इसको करें। पेशेंट्स आर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, हमेशा वो कष्ट में होते हैं, उनको परेशानियां होती हैं, और उनका लैंग्वेज जो है तो बहुत तरह के बदलते रहते हैं, है ना। इसका लैंग्वेज है मोस्ट ऑफन परसुएडिंग इन नेचर, और अक्सर क्या होता है आपसे वह आग्रह करते रहेंगे, हमेशा बात करते रहेंगे कि मेरे को कर दो, मेरे को ये। और पेशेंट लैंग्वेज में एक सबसे बड़ी खास बात होती है, उसके अंदर में इमोशंस का ज्यादा मात्रा होता है, वो भावनाओं से भरे हुए होते हैं, और इस भावनाओं के बीच में अर्थ को निकालना कभी कभी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि भावनाएं आपको बहा करके ले जा सकता है, उनके भावना में बहना नहीं है, उनके भावनाओं को समझ करके उस पर इंटेलिजेंट अपना दिमाग को यूज करना है कि वह अपने भावना से उसके प्रॉब्लम, क्योंकि भावना में बह करके अगर आप जल्दीबाजी करने लगेंगे तो आप अपने रास्ता से भटक जाएंगे, है ना। रोगी तो अपने तरह से अपने कष्ट से निजात पाने के लिए अलग अलग तरह से आपसे बात करेगा, और उस समय में इस चीज को समझने के लिए आपको ये जरूरत होगा। नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन, है ना। आप देखिए कितना लैंग्वेज है। नेविगेटिंग इनटू द बैरियर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट रीजन आर क्वाइट चैलेंजिंग। आप खाली बिहार को ले लीजिए, बिहार में हिंदी में ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन हिंदी का भी जो भाव है कितना अंतर हो जाता है। मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, और कितने सारे हैं। और मैथिली भी है तो 2-3 जगह के मैथिली अलग अलग है,
भोजपुरी भी है तो भोजपुरी की 2-3 जगह के अलग अलग हैं, पर ये बैरियर जो है नेविगेटिंग इनटू द बैरियर ऑफ द लैंग्वेज, एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए, है ना। जैसे आप अपने जहाँ रहते हैं वहां से रह करके दूसरे शहर में चले जाइए, आपको भाव बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका भाषा बदल जाएगा। इसीलिए हमको सबसे ये जो बैरियर है, ये जो बाधा है, इसको हमको को समझने का जरूरत पड़ता है। वी एज फिजिशियंस कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ ऑल। सबसे बड़ी बात है कि हम तो एक आदमी है ना, और सभी के मास्टर नहीं हो सकते हैं, तो करना पड़ेगा, ये जरूरी है, सोचना पड़ेगा करना क्या पड़ेगा। वर्बल लैंग्वेज नीड्स कोरिलेटेड विद द बॉडी लैंग्वेज टू परसीव द मीनिंग, है ना। वर्बल को बॉडी लैंग्वेज से जब आप कोरिलेट करेंगे तो उसको आप मीनिंग मिलेगा, यानी कि जो मुंह से बोल रहा है उसके साथ में उसका शरीर में जो हरकत हो रहा है, उस दोनों को जब कंजॉइन करके देखेंगे, मिला करके देखेंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग उसके पास में पहुंच पाते हैं। कभी कभी तो एकदम नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, वहां पर अटके रहते हैं और काफी मशक्कत करनी पड़ती है तो हम पहुंचने के लिए। तो लेकिन एक चीज है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाए, जब तक आपको पूरा उसके प्रति आश्वस्त नहीं हो जाइए कि हमको एग्जैक्ट मिल गया, उस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल ना करें, है ना। उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने से आप अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशंस क्या होता है? इंटरप्रिटेशंस के दो कैरेक्टर हैं। फर्स्ट इन्वॉल्व रेंडरिंग द लाइव अटरेंस ऑफ वन लैंग्वेज टू लाइव अटरेंस टू द अनदर, माने एक जीवंत बनाना है ना। जो बोल रहे हैं उसका उसी भाव में जीवंत रूप में बनाना है। द सोर्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, है ना। सोर्स लैंग्वेज किसको कहते हैं? जिसको कि जो बोल रहा है। और टारगेट लैंग्वेज कहते हैं जिसमें कि आपको ट्रांसलेट करना है। तो हम लोग का सोर्स लैंग्वेज कौन हो गया? हम लोग का सोर्स लैंग्वेज पेशेंट है। टारगेट लैंग्वेज कौन हो गया? हमारा रिपोर्टरी है, ठीक है ना। टारगेट लैंग्वेज क्या है? रिपोर्टरी है, और सोर्स लैंग्वेज हमारा पेशेंट है। तो इंटरप्रेटिंग नेसेसरी इन्वॉल्व one of the three positions that एक spoken source language and spoken target language, B source language and sign target language, or sign source language and sign target language। तो दोनों के मतलब कि भाषा भाव और उसके शरीर का हरकत साइन, है ना। साइन को भी ट्रांसलेट करके भेजना है, तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दोनों ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए आपके पास में इंटरप्रिटेशंस करना कुछ ही आवश्यक होता है। रोगी जब कोई बात कहता है, जब रोगी कोई बात कहता है, तो हम लोग उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करते हैं। पहले अर्थ को समझने का कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है ना। और जब उसके भावार्थ को आप समझ जाते हैं, तो आपको दूसरी भाषा में बदलने में कठिनाई नहीं होगी। और जब तक आप उसके भावार्थ को नहीं समझते हैं, रोगी जब बोलता रहता है तो शब्द पर अगर अटके रहिएगा तो आप भावार्थ को नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए उसके भाषा को सुनने के लिए थोड़ा धैर्य के साथ में वेट करना चाहिए कि वो अल्टीमेटली वह क्या कहना चाहता है। जब अंतिम शब्द उसका समाप्त होता है तो उस समय में आपको उसके भाव को आप समझ में आ सकता है। Interpretations being a live act necessarily involves an immediate not characteristics of the translation, है ना। लाइव एक्ट है, इसलिए एकदम तुरंत नहीं, थोड़ा सा वेट करिए और सोचिए, है ना। सोच करके उसको दूसरे भाषा में आप बदलिए। दैट इज इंटरप्रेटेड हैज टू प्रोसेस ए पीस ऑफ स्पीच and render it either simultaneously or consecutively into the other language without the opportunity to consider alternative rendering, है ना। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन। ये साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन क्या होता है? साथ साथ इधर तुरंत बोले, जैसे होता है ना, कोई भाषण होता रहता है तो उसमें एक अनुवाद, अगर दूसरा देश का आदमी होता है तो वो जिस भाषा का इस्तेमाल करता होता है तो उस भाषा को साथ साथ आपको बोलते चला जाता है। ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। पेशेंट जो है सो अपने सोर्स लैंग्वेज में बोलता जाएगा और इंटरप्रेटर जोर जोर से उसका बताता जाएगा। ये कब होता है? जब आप पेशेंट की भाषा को आप जानते नहीं,
और पेशेंट के साथ में जो आदमी आया है उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके वह बता रहा है। तो ये दोनों चीज को अब यहाँ पर तीन बन जाता है, पहला तो पेशेंट, उसके बाद में जो इंटरप्रेटर है, और उसके बाद में आप, ठीक है ना। तो तीन डिस्टेंस बन गया। तो हमारे साथ में जो पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं वो भी आपको इंटरप्रेट करके बताते रहते हैं, वही बताते कि नहीं तो देखिए यहाँ पर ये कष्ट होता है, डॉक्टर साहब इस समय जब पेशेंट नहीं बताता है तो पेशेंट के अटेंडेंट बताते हैं। तो सभी को जो कोरिलेट करने की बात होती है, इसलिए तो साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन को भी हमको समझना पड़ेगा। जो साथ साथ जो उसका अटेंडेंट, हमने एक पेशेंट को देखा, पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको ये पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, और दर्द के समय को बहुत बेचैनी होती है। तो उसका साथी बताता है कि डॉक्टर साहब ये उस समय में तो हम लोग को इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या, हमने पूछा क्या संभालना मुश्किल जाता है? ये घर से भागते हैं। जब मैं पेशेंट से पूछा कि आप घर से क्यों भागते हैं, नहीं मैं तो घर से नहीं भागता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन और अंतर हो रहा है। पेशेंट के अटेंडेंट कह रहे हैं कि वो घर से बाहर भागने का कोशिश करता है, रोगी कह रहा है कि हम नहीं भागते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ इस जो चक्रव्यूह बनता है, इसको हम लोगों को बैरियर को पूरा डिटेल्स में पूछ करके तभी जा करके उसको हमको समझना पड़ेगा। इंटरप्रेटर कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है जो कि उसके बात को समझ करके आपको बताए। लेकिन हम लोग के समय में ऐसा नहीं मिलता है। रोगी के अटेंडेंट उसकी बात को नहीं समझते हैं। हमारे पास में कुछ मेंटल रोगी आते हैं और उसके अटेंडेंट आते हैं, तो जो अटेंडेंट का मेन होता है कि मुझे इस रोगी से परेशानी ना हो। अगर कोई पेशेंट अपने लड़के को लेकर के, खास करके ऑटिस्टिक के लेकर के आते हैं, अपने बच्चे को लेकर के आते हैं ऑटिस्टिक पेशेंट को, तो बच्चा इतना परेशान करता है कि उसकी माँ परेशान रहती है और वो अपनी परेशानी को ज्यादा व्याख्या करती है, रोगी के परेशानी की बात नहीं करती है। वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, एक बैठता है, हमेशा इधर से उधर भागता है, इतना करता रहता है, उधर करते रहता है, हमेशा ही बात बोलते रहता है। किसको समस्या हो रहा है? समस्या तो रोगी के अटेंडेंट का है, और वो इंटरप्रेट करके आपको बता रही है कि डॉक्टर साहब ये क्या है। तो यहाँ पर हमको सही जानकारी तो नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि वह इंटरप्रेट समय में कभी दिमाग तो लगा नहीं रही है, उसकी माँ तो दिमाग नहीं लगा रही है कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो आपको जब पेशेंट और अटेंडेंट और टीम के जब ट्रायंगल बनता है, तो इस ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा मिलान करने का कोशिश करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको अच्छी बात को समझ पाए। हम लोग बच्चों के, इस तरह के बच्चों में हम लोग देखते हैं कि बच्चा अपना खेल रहा है, बच्चा है तो खेलेगा, उसके पास कोई काम नहीं है। माँ चाहती है कि नहीं वो सो जाए, माँ चाहती है कि सो जाए। जब सो जाए कि चाहने की बात होगी तो हमेशा वो कहेगा कि नहीं, माँ क्या कहेगी, नहीं है, नहीं सोता है। तो मैं जब उनकी माँ से पूछा कि तो 24 घंटा नहीं सोता है क्या, तो कहती नहीं नहीं ये रात में तो सो जाता। तो मैं पूछा कि तब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि दिन में भी सोए। तो आपके चाहने से कुछ क्यों सोएगा दिन में? रात में अपनी नींद पूरी कर लेता है तो दिन में वो क्यों सोएगा? अब यहाँ पर ये डिजीज तो नहीं हुआ ना। अब अगर आप इसमें ले लेते हैं कि ये स्लीपलेसनेस है तो आपको परेशानी, आपका बदल गया। इसीलिए सोर्स साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन को आप कॉन्ट्रडिक्शन से आप करके उसको उसके साथ में फिर से बात करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कॉन्सिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है, उसको कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कि एक के बाद में थोड़ा सा समय होता है ना, थोड़ा सा समय होता है, और इसमें हमको मदद मिल जाता है इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन। तो साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन और कॉन्सिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन में कॉन्सिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। हम लोग को साइमल्टेनियस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और कॉन्सिक्यूटिव में इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा उसमें से कोई वर्ड का लॉस नहीं हो जाए, मीनिंग का, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में जब कोई चीज इंटरप्रेट होता है तो उसमें कुछ भाषा, कुछ मुख्य बात छूट भी जा सकता है, क्योंकि देरी होने से
दिमाग से बात निकल जाती है और वह बात छूट जाता है। तो दोनों जगह पर ये देखिए, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो आपको इंटरप्रेट करने की कला और रोगी के भाषा को समझने की कला आपको ध्यान में आने लगेगा। ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन को हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट बिटवीन रिटन फॉर्म ऑफ द टू लैंग्वेज, है ना। दो लैंग्वेज के रिटन फॉर्म को ट्रांसलेशन कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट देयर एग्जिस्ट ट्रांसलेशन फॉर अनरिटन लैंग्वेज। अब इसके पहले इंटरप्रिटेशन होता है, वो क्या है? अनरिटन लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेशन अनरिटन लैंग्वेज है, तो अनरिटन लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना। आपका रिपोर्टरी क्या है? रिटन लैंग्वेज है। पेशेंट का भाषा क्या है? अनरिटन लैंग्वेज है। तो अनरिटन लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज में, माने जो लिखा हुआ नहीं है उस लैंग्वेज को लिखे हुए लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इसको ये हमारा रास्ता है। There are also translation between differing sign language. पेशेंट अपना हाथ पैर ऐसे से हिला रहा है, आप उस साइन को क्या इंटरप्रेट करो? गेस्चर से, है ना। तो इसका भी इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन साइन लैंग्वेज का जरूरत होता है। समटाइम्स अंडरस्टूड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट साइन लैंग्वेज इज नॉट यूनिवर्सल। साइन लैंग्वेज हमेशा एक जैसा नहीं होता है, सभी जगह पर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्षेत्रीय लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर उसमें भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भी हो सकता है, उसका सामाजिक भी हो सकता है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकता है। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसलेशन क्या जरूरत है? इट टेंड्स नॉट टू बी लाइव, नॉट लाइव। It involves longer time span between source product and rendering into the target language. थोड़ा सा समय अभी, है ना, बात को समझने के लिए। टाइम डिफरेंस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन। ये जो समय दीजिएगा, इससे क्या फायदा होगा? आपको अल्टरनेटिव लैंग्वेज का वर्ड मिलेगा, है ना। जब आप शब्द की खोज करते होंगे तो उस समय में, जैसे कि आपको में तो सिनोनिम्स दिया हुआ है कई एक जगह पर, और आपको क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट क्रॉस रेफरेंस पर या एग्जैक्ट सिनोनिम्स पर के माध्यम से है। और एक शब्द के कई एक सिनोनिम्स होते हैं, एक ही शब्द के कई एक पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो उस पर्यायवाची शब्द के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि हर एक रिपोर्टरी में आपका जो पर्यायवाची, जो पेशेंट बोल रहा है उसके पर्यायवाची शब्द से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। और होने के लिए अगर नहीं है तो आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा, इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं। तो आपको प्रयास, अगर थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करके इसको प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा उत्तम साधन बन सकता है। Translation differ from interpretations not because it produces different materials, but because it offers opportunity to consider the input and the output. कभी कभी इंटरप्रिटेशन से ट्रांसलेशन अलग हो जा सकता है। क्यों? इसीलिए कि जो इनपुट है और आउटपुट है, दोनों में एक रिलेशन नहीं बन पाता है, और इसके कारण ये एक प्रॉब्लम बन सकता है ना। स्किल्ड इंटरप्रिटेशन आर की टू द इफेक्टिव हेल्थ केयर। आप स्किल्ड हो, आप स्किल्ड हो, आप स्किल्ड तो नहीं हो। हम लोग ट्रांसलेटर तो नहीं, हम लोग अनुवादक तो नहीं, हम लोग तो चिकित्सक हैं। तो इंटरप्रिटेशन में bulk at explanations involving bodily functions or critical injury. Due to cultural belief or an age difference between a younger family member and an elder, it might be considered disrespectful for the younger person to present many type of questions, many type of the questions to an elder. It is especially true when dealing with the personal or sensitive topics. So gesture and miscommunication. अब ये एक और अच्छा सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन गेस्चर्स का, यानी कि आपके हाव भाव का। गेस्चर्स आर मूवमेंट ऑफ हैंड, आर्म, head and other part of the body that convey meaning and serve interpretive action. Research has focused on spontaneous gestures that go off with speech and are beneath the level of the conscious recall. रिसर्च में देखा गया है कि हर एक गेस्चर्स के दो तरह के होते हैं। एक गेस्चर होता है जो कि आप
अनकॉन्शियसली आपके बॉडी उसके साथ में, आपके आवाज के साथ होता है। एक गेस्चर होता है आप जान करके करते हो, तो कॉन्शियस लेवल जो है के बीच में जो भावना है उससे आपको गेस्चर होता है। गेस्चर spontaneous gesture do not have prescribed predictable form, yet they reveal aspects of thought that are not verbal. Equally common gestures include heads nod in many cultures. During the patient encounter clinical setting, है ना, जब पेशेंट आपके सामने बैठा होता है तो उस समय में आपका क्लिनिक का सेटिंग कैसा होना चाहिए? फोकस ऑन द पेशेंट, पेशेंट पर फोकस कीजिए। लुकिंग एट द पेशेंट इन द आई विल हेल्प द जजिंग देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आंख से आंख अगर मिला करके आप देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। इंश्योर दैट यू आर टॉकिंग टू द इंडिविजुअल नॉट टू द इंटरप्रेटर ऑफ द फैमिली। एक चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके फैमिली से नहीं बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं। ऐसा हम लोग देखते हैं, रोगी के अटेंडेंट आते हैं, जैसे माँ आती हैं तो माँ चाहती है कि हम ध्यान उसके ऊपर दें, बच्चे के ऊपर ना दें। यानी कि उससे चूंकि बात माँ कर रही है, लक्षण वो बता रही है, तो वह माँ है कि मेरी बात को सुने। लेकिन आपका माँ जिसके विषय में बता रही है वो तो रोगी है, वो तो बच्चा है, और बच्चे को आपको इलाज करना है। तो कहता है कि जिसका आप इलाज कर रहे हैं उस पर आंख को फोकस कीजिए, उसकी बात को सुनिए, लेकिन उसकी बात को फोकस कीजिएगा तो क्या सही है क्या गलत है ये आपको मिल जाएगा। दिस विल हेल्प इंश्योर दैट द पेशेंट मेक देयर ओन डिसीजन इन द एनकाउंटर। ड्यूरिंग द पेशेंट विल एम्ब्रेस अबाउट टॉपिक्स, कल्चर, एज, प्रेशर, ये सब बहुत सारी बाधाएं हैं। तो कल्चर, सभ्यता, है ना, उम्र, है ना, एक बड़े उम्र का बुजुर्ग आदमी से जब आप हिस्ट्री कर ले रहे हो, एक महिला से जब हिस्ट्री ले रहे हो, उसमें परिवार के लोग कितने लोग बैठे हैं, ये सब बहुत सारा एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है। और एम्बैरेसमेंट के माने आप उसमें में अति सपकाहट हो जाती है मन में कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, और वह जो है तो प्रॉब्लम जो है तो बहुत बड़ा। जब आपको ऐसा लगे कि पेशेंट किसी के प्रेजेंस में बोलना नहीं पसंद कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए कोई बहाना करके रोगी को उस अटेंडेंट को बाहर भेज दीजिए, है ना। हम तो ऐसे ही करते हैं। अगर देखते हैं कि पेशेंट से कुछ ऐसी बात हमें पूछनी है, पेशेंट से हमें कुछ बात ऐसी पूछनी है जिससे कि जो कि वो पेशेंट अपने अटेंडेंट के सामने में नहीं बोल सकता है, तो मैं कोई बहाना करके पेशेंट के अटेंडेंट को बाहर भेज देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो और जितने देर बाहर रहता है उतने देर में वो बात को हम लोग सुनने का कोशिश करते हैं। तो ट्रांसलेशन में एरर होते हैं। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मेडिकल ट्रांसलेशन एज ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व्ड। When translating, one has to deal with abbreviations, where a few problems arise. कभी-कभी हम लोग ट्रांसलेट करते समय में जो मूल भाषा है उसमें एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, और ये सभी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंडिंग हमको बना करके रखना चाहिए, है ना। क्रिएटिंग ऑप्शन टू एडजस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हमेशा अल्टरनेटिव ऑप्शन हमको बना के रखना है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द रिलेटिव मैटर्स। Word needs to be taken as root and sentence as expression. On relating, both helps arriving at the right meaning. दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो आप सही अर्थ के पास में पहुंच जाइएगा। तो be willing to be a beginner। सबसे बड़ी बात है, आप अब एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिएगा तो लगेगा कि हम तो जानते ही, और जब ये जानते ही है क्या भाव होगा तो सीखने का भाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बिगनर बने रहिए, बच्चे बने रहिए, और बच्चे बने रहिएगा तो आपको बहुत कुछ का ज्ञान हो जाएगा। एवरी सिंगल मॉर्निंग बिगनर, एवरी सिंगल मॉर्निंग, हर एक नया दिन एक नया कहानी लेकर के आता है, हर एक नया रोगी एक नई कहानी लेकर के आता है, और उस कहानी को जानने के लिए आपको उत्सुकता आपकी बहुत जरूरी है। और एक बच्चे जैसे क्यूरियस होते हैं उस तरह से क्यूरियोसिटी को अपने अंदर में हमको डेवलप चाहिए। सो बी पेशेंट विथ द पेशेंट हु आर नॉट पेशेंट। हाँ, पेशेंट के साथ में पेशेंस चाहिए जो कि
पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है ट्रांसलेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन का कोई जिक्र करने में मैं मदद आया हूँ। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और यह प्रैक्टिस ही आपका मेन आधार है जो कि आपको इंटरप्रेट करने लोगों को मदद करता है। तो इसके साथ में हमारा ये जो अभी का टॉपिक है खत्म होता है। अब हम लोग